आप सब पीछे हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण हेतु इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव सर से आग्रह करते हैं कि आप आवे और आज के इस कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य हम सबों के बीच रखने की कृपा करें। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के आज इस सभा भवन में आयोजित नेहरू युवा केंद्र मधेपुरा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय पुरुष युवा संसद के अवसर पर उपस्थित हमारे
भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर VS झा, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज पहली बार आपका पदार्पण मेरे महाविद्यालय में इस कार्यक्रम की लिए हुआ है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे भी मधेपुरा के जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी जो सभावान है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच जिला के DDC साहब भी पधारे हुए हैं, मैं उनका भी आज अपने हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। हमारे बीच भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर डॉक्टर मिहिर कुमार ठाकुर जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी अपने हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। हमारे बीच जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वदेश जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच प्रोफेसर ललन प्रसाद अग्री जी हैं जो विभाग अध्यक्ष भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच जो इस नेहरू युवा केंद्र के मधेपुरा के पदाधिकारी हैं नूरजहां बेगम, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच जिला निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं एवं अन्य पदाधिकारी भी हमारे बीच हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे महाविद्यालय के विद्वान शिक्षक, विभिन्न विषयों के विभागाध्यक्ष एवं शिक्षा शास्त्र के विभागाध्यक्ष एवं शिक्षक, इस आयोजन को सफल बनाने में हमारे रंजन जी का नाम मैं भूल गया, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रंजन जी जो हमारे विश्वविद्यालय के सीनेटर भी हैं, मैं उनका भी आज स्वागत करता हूं। उपस्थित सज्जनों, आज का जो विषय है इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हमारे जो वक्तागण हैं वे करेंगे और हम लोग उससे रूबरू होंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि माननीय कुलपति महोदय का व्यस्तम कार्यक्रम है, अगली बैठक तुरंत इसके बाद विश्वविद्यालय में है, इसीलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आह्वान सर, हम आपके आभारी हैं कि जो नेहरू युवा केंद्र को बराबर आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेहरू युवा केंद्र द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हम लोग सभी अभी सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कि एक मतदाता शपथ पत्र अभी हम सबों के बीच रखेंगे और हम सभी को उनको दोहराना है, सब लोग बोलेंगे और बाद आप लोगों को खड़े होकर बोलना है। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो। सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में और मैं आदरणीय VC सर, मंचासीन सभी कृपया आप लोग साथ साथ बोलेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए
निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। कुलपति महोदय का आज कई बैठक विश्वविद्यालय में आयोजित होना है और सर का निर्देश हुआ कि सबसे पहले मुझे ही बुलाया जाए। अक्सर हम लोग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को सबसे अंतिम में बुलवाते हैं, लेकिन सर की व्यस्तता के कारण आज सर का वक्तव्य हम सबों के बीच सबसे पहले होगा। तो मैं कुलपति महोदय जी का अपना वक्तव्य रखने के लिए हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं। सर, जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया। मंचासीन जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती मंजू देवी जी, मधेपुरा जिला के युवा कर्मठ और यशस्वी डीडीसी साहब, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, अन्य सभी महानुभावगण, इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कैलाश जी, सभागार में उपस्थित इस महाविद्यालय और अन्य महाविद्यालयों से आए सभी सम्मानित शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राओं, सभी आयोजनकर्तागण, खास करके विशेषकर रंजन जी और प्रदेश से आए अन्य ऑफिस बेयरर्स, मीडिया के बंधुगण, मैं अपनी ओर से, चूंकि विश्वविद्यालय परिवार होता है, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से जिसके अधीन यह महाविद्यालय भी आता है, एक बार पुनः अपनी ओर से और समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले सभी महानुभावों का, सभी मंचासीन व्यक्तियों का अपनी ओर से भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मेरी तबीयत भी नासाज है, बोलने से मना किया गया है। 3 मीटिंग और है। आज नेशनल साइंस डे है, जिसमें नॉर्थ कैंपस में कार्यक्रम है, वित्त समिति की बैठक है, समयाभाव है। नहीं तो ऐसे कार्यक्रम में मैं देर तक या कहूँ कि अंत तक मैं रहने में अत्यधिक मुझे प्रसन्नता होती। समयाभाव के कारण मैं अपनी बात को रखते हुए आप सबों से विदा लेना चाहूँगा। मुझे आशा है कि आप लोग इसके लिए क्षमा करेंगे। हम जानते हैं कि यदि मैं याद करता हूं तो संभवतः 1972 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई, जो बाद में 86 और 87 में आकर के नेहरू युवा केंद्र संगठन के रूप में जाना जाने लगा। देश स्तर पर लगभग 625 जिला में इसके केंद्र हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में विश्व के स्तर पर सबसे अधिक युवा शक्ति हमारे ही देश को उपलब्ध है, और खास करके ग्रामीण, इसका सबसे प्रथम उद्देश्य यही है कि ग्रामीण, सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में जो युवा शक्ति है, युवा टैलेंट है, उसको, उसके उपयोग को, उसकी ऊर्जा को नेशन बिल्डिंग में कैसे लगाया जाए। और मुझे खुशी है कि मधेपुरा का यह केंद्र भी अपने उद्देश्य पर सफलतापूर्वक आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। आप देखेंगे तो मैं चाहूँगा कि नेहरू युवा केंद्र का यह भी एक मिशन होना चाहिए
कोई भी दो व्यक्ति पूरे विश्व भर में, कोई भी टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर नेवर अलाइक। दो व्यक्ति कभी भी एक तरह से नहीं होते हैं, एक तरह के। इवन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनमें भी कुछ भिन्नता होती है, जिस आधार पर माता पिता और समाज के लोग सारा चीज मिलते जुलते हुए भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये अमुक व्यक्ति है ट्विन में और ये अमुक नाम का व्यक्ति है। सो नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक इन द वर्ल्ड। ये होता है क्यों? हमारे जीन के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के चलते, जीन के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चलते डिफरेंट जनरेशन में माता पिता से जो भी जीन ट्रांसमिट होता है वो उस रूप में नहीं रहता है, उसका परम्यूटेट और रिकॉम्बिनेशन होता है। इसी के कारण ये प्रोटीन्स बनते हैं और किसी दो इंडिविजुअल में विश्व के कोई दो इंडिविजुअल इसी कारणवश एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सभी युवाओं में कोई पढ़ने में अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को खेल का जीन ज्यादा विकसित हो सकता है, उसमें किसी में अन्य कार्यों के लिए हो सकता है। तो नेहरू युवा केंद्र का यह भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी किसी को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से कभी सफर नहीं करना चाहिए। उसको ऑलवेज यह सोचना चाहिए हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अनूठा है। उस अनूठे व्यक्ति को, उस अनूठे युवा शक्ति में निहित उसके गुण को जागृत करना है, उजागृत करना है आपको। और आप देखेंगे कि इसके बाद उस व्यक्ति की जो प्रतिभा है और उसका पर्सनैलिटी है, उसका जो स्किल है, उसमें बहुत अच्छा विकास होगा। तो उससे ग्रामीण परिवेश के जो भी युवा शक्ति हैं उनको आप कैंप लगाते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए हो, लिटरेसी ड्राइव आप कीजिए, इवन आपको ये डिजास्टर मैनेजमेंट, यह सब चीज का आप करें जो आप लोग करते ही आते हैं। तो क्या होगा कि नेशन बिल्डिंग में युवाओं का जो इनका इनहेरेंट टैलेंट है और जो लेटेंट अवस्था में है वह एक्टिवेट होगा और एक्टिवेटेड रूप में वह समाज को और पूरे राष्ट्र को अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, जिससे निश्चित ही 2047 ईस्वी तक हमारा राष्ट्र जो है पूर्ण विकसित राष्ट्र होगा। और इकोनॉमी में तो हमको लगता है कि 47 तक, क्योंकि आप देखेंगे ग्लोबल पैमाने पर, तो ग्लोबल पैमाने पर जो जीडीपी है उसमें 2% का ह्रास हुआ है, डिटोरिएशन हुआ है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2.6% आगे बढ़ा है। तो हम यह कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली भी हम स्टेबल हैं और हमारा जो देश है वो 247 तक कोई कारण नहीं है। इसी रूप में अगर हम लोग जागरूक रहें और नेशन बिल्डिंग में अपना अपना कर्तव्य जो जिस रूप में योगदान दे सके वो देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो देश है वह इकोनॉमी में भी दूसरा या तीसरा स्थान तो निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। और पुनः मैं एक बार कहूँगा कि खास करके युवा शक्ति है, जो भी आप 18 वर्ष से अधिक के युवा हैं वो अपना मताधिकार निश्चित रूप से कीजिए और बिना किसी भय का, बिना किसी भावना का आप कीजिए। आप ही के द्वारा भारत का भविष्य बन सकता है। यू शुड हैव द कैपेसिटी एंड विल टू चूज द बेस्ट कैंडिडेट whoever he or she may be, of which religion, immaterial, वो सब सभी मेटेरियल है। बेस्ट कैंडिडेट को अपना वोट निर्भीकता पूर्वक दीजिए ताकि हमारा लोकतंत्र का जड़ और मजबूत हो सके और हम आगे बढ़ते रहे। हम अपनी युग का, अपने जो भूमिका है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए। अपने एनर्जी को कभी भी निगेटिव रूप में नहीं ले जाना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में। और ऑलवेज लोग को पॉजिटिव विचारधारा का भी होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के बाद इसके साथ मैं एक बार पुनः आयोजनकर्ता को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम वो कराते रहे, सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी अपना कैंप करते रहे। डीडीसी साहब या हमारी जो जिला परिषद की अध्यक्षा हैं
वो लोग तो फिर आपको अपने संबोधन में अपने ओजस्वी विचारों से अवगत कराएंगे। मैं क्योंकि सभी आप हाथ है, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं 2-4 मिनट और रहूँ, इसके बाद मुझे अनुमति दी जाती तो बड़ी कृपा होती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर, हम आपके आभारी हैं जो आपने आज के कार्यक्रम में अपने व्यस्तम दिनचर्या में से कुछ समय नेहरू युवा केंद्र को दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उप विकास आयुक्त सर से आग्रह करते हैं कि आप आए और अपना वक्तव्य हम सबों के बीच रखने की कृपा करें। डीडीसी, चूँकि कार्यक्रम निरंतर चलना है और आज का जो मुख्य विषय है नया भारत, नई पहल और नारी सशक्तिकरण, इस पर चर्चा होना है। इसी कड़ी में अब मैं डीडीसी सर से आग्रह करते हैं, आप लोग कृपया ताली बजाकर सबका स्वागत करें। धन्यवाद। आज टीबी कॉलेज के सभागार में नेहरू युवा केंद्र मधेपुरा के तत्वावधान में जिला स्तरीय परोक्ष युवा संसद आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय वीसी सर, अध्यक्षा जिला परिषद, प्राचार्य महोदय टीबी कॉलेज, उपस्थित जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, कॉलेज के अध्यापक प्राध्यापक, उपस्थित नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी, सब इलेक्शन ऑफिसर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, हॉल में उपस्थित विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा, नेहरू युवा केंद्र के सदस्य, सुदूर प्रखंडों से आए हुए हमारे नेहरू युवा केंद्र के युवा, आज हम एकत्र हुए हैं जिस विषय पर मेरी उतनी गहरी जानकारी नहीं है, तो मैं एक ही मुख्य विषय पर फोकस करना चाहता हूं कि आज हमारे युवा कैसे आगे बढ़ें, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो जो भी चेंजेज आते हैं हमारे समाज में, देश में, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है राजनीति का, राजनीतिक नेतृत्व का। तो हम आप लोग सभी युवाओं से यह अनुरोध करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव जो 1-2 महीने में के अंदर होने वाले हैं, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। अपने स्तर से जांच परख कर, जैसा कि हमने शपथ भी लिया है अभी कि जाति, धर्म, संप्रदाय, सेक्ट आदि से उन्मुक्त होकर के बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, निरपेक्ष भाव से मताधिकार का उपयोग करेंगे और अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। मैं खासकर युवा जो नए मतदाता जुड़े हैं ई रोल में, निर्वाचक सूची में, जो 18 से 19 वर्ष के हैं, जो पहली मर्तबा मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनसे विशेष तौर पर अनुरोध करूंगा कि इस आगामी लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो आपने, और आयोजकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो यहाँ मुझे बुलाया गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का निर्देश हुआ कि रियल मंडल विश्वविद्यालय के कुल सचिव अब हम सबों के बीच अपना वक्तव्य रखेंगे, चूँकि सर को जाना है और सर की काफ़ी व्यस्तताएं हैं।
धन्यवाद रंजन जी। विराजमान मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा जी, हमारे माननीय कुलपति महोदय का मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ कि रंजन जी के इनविटेशन और नेहरू युवा केंद्र के इनविटेशन पर उन्होंने अपना समय स्पेयर किया और साथ में मुझे भी यहाँ पर लाया। डीडीसी महोदय, माननीय जिला अध्यक्ष, जिला परिषद की अध्यक्षा मंजू देवी महोदया और मंच पर सम्मानित प्रधानाचार्य प्रसाद में उपस्थित हमारी मैडम हिंदी की विभाग अध्यक्षा बीना कुमारी जी, डॉक्टर बीना कुमारी जी और सभी छात्र छात्राएं, नेहरू एनसीसी के कैडेट्स, सभी शिक्षकों का मैं सम्मान करता हूं और सभी को सादर आभार व्यक्त करता हूं कि इस पुनीत काल में आपने सबको बुलाया। और जैसा कि डीडीसी महोदय ने कहा कि अभी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं जिसमें 18 से 19 वर्ष के आयु के मतदाताओं का जोश खरोश बिना जाति धर्म, क्योंकि नवयुवक शायद जाति धर्म से ऊपर उठ रहते हैं, उनको वोट करना चाहिए, उनको बढ़ चढ़ के निर्वाचन में सहयोग करना चाहिए। इसी मैं भी आह्वान करता हूँ इस मंच से, जो लोग बढ़ चढ़ कर निर्वाचन में सहयोग करें और अपने देश को समृद्ध बनाने में सफल करें। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि नेहरू युवा केंद्र युवाओं के बीच काम करती है और मैं चाहूँगा कि इस मंच पे सबसे युवा अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी निकिता मैम से आग्रह करते हैं कि आप आए और आज के कार्यक्रम में अपना संबोधन हम सबों के बीच रखें। निकिता मैम। क्योंकि सर की व्यवस्था है और सर हम लोगों से विदा ले रहे हैं, तो सभी लोगों से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे और हम सबों के बीच अन्य अतिथि लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग उनका भी अभी उद्बोधन सुनेंगे। निकिता मैम। बाकी लोग सभी स्थान पर बैठे रहेंगे। बाकी लोगों से आग्रह होगा कि अपने समस्त पदाधिकारी गण जो यहाँ उपस्थित है, मैं आभार व्यक्त करती हूँ नेहरू युवा केंद्र का, ये युवा संसद का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। चूँकि हम लोग अभी विशेष रूप से मतदाता जागरूकता पर फोकस कर रहे हैं, तो जितने भी लोग उपस्थित हैं जिन्होंने 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है, तो उनसे यह आग्रह होगा हम सभी का कि आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, आप सशक्त बने। चूँकि लोकतंत्र के भाग विधाता आप सभी हैं, आप सभी लोग ही हैं जो डेमोक्रेसी के प्रहरी हैं। तो आशा करते हैं हम सभी इस जागरूकता अभियान के माध्यम से कि आप सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और भी आपके जो आस पड़ोस में लोग हैं, जो भी आपके परिवार वाले हैं, उनको भी आप लोग प्रेरित करें कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और आप लोग सक्रिय रूप से इस जो हमारा लोकतंत्र है उसके सहभागी बने। जैसा कि आप लोगों ने अभी मतदाता शपथ भी लिया कि आप लोग पूरी श्रद्धा से निष्पक्ष होकर मतदान में अपनी सहभागिता दर्ज करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग जिन्होंने भी 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है, स्वयं तो आप लोग मतदान करें ही और आप लोग अपने आस पड़ोस परिवार वालों को भी प्रेरित करें कि आप लोग मतदान करेंगे। और हम लोगों ने स्वीप के अंतर्गत एक नारा दिया है कि मतदान एक जिम्मेदारी, उम्र 18 की है बारी। तो आप लोगों पे बहुत डिपेंड करता है हमारा डेमोक्रेटिक कल्चर
तो आशा करते हैं कि आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब आज जो दो टॉपिक है, नया भारत नई पहल और नारी सशक्तिकरण का, तो नारी सशक्तिकरण पर बोले कि इसी महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डॉक्टर खुशबू शुक्ला जी से आग्रह करते हैं कि आप मंच पे आए, मंच पे आए और मैडम से आग्रह करते हैं कि अकाउंटेंट सर से आग्रह करते हैं कि खुशबू शुक्ला जी का अंगवस्त्रम से स्वागत है। अब मैं कार्यक्रम में को आगे बढ़ाते हुए युवाओं के बीच लंबे समय से राजनीति करने वाले और हम सबों को बराबर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से काफी सजग है, स्वदेश भैया जी से आग्रह करते हैं कि आज के कार्यक्रम आरपी यादव जी से आग्रह करते हैं कि आप मंच पे आए, इनका भी स्वागत करेंगे अकाउंटेंट साहब आरपी यादव सर। अब स्वदेश भैया अपना वक्तव्य हम सबों के बीच रखेंगे और इसके बाद नारी सशक्तिकरण पर खुशबू शुक्ला जी से आग्रह होगा कि वो अपना उद्घाटन स्वदेश। टीपी कॉलेज के इस सभागार में नेहरू युवा केंद्र मधेपुरा के द्वारा जिला स्तरीय पुरुष युवा सांसद में हम सबों के बीच मधेपुरा जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती मंजू यादव जी, विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी ललन प्रसाद अग्री जी, टीपी कॉलेज के सम्मानित प्राचार्य युवा राहुल यादव जी, संचालन कर रहे रंजन यादव जी, मंचासीन सभी सम्मानित और इस कार्यक्रम में आए सभी छात्र छात्राएं युवा साथी, भारत लोकतंत्र की जननी है। आज से 5000 वर्ष पहले वैशाली गणराज्य की स्थापना हुई थी और उसके बाद कई बदलाव आए, कबीलाई व्यवस्था आई, राजतंत्रिक व्यवस्था आया, हमारे लोकतंत्र में कई तरह से हमले हुए और उसके बाद फिर एक बार 47 में हमें आजादी मिली और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और आजादी के बाद इन 75 वर्षों में हमारा लोकतंत्र भी कई उतार चढ़ाव देखा। उसमें 75 का आपातकाल भी एक काला अध्याय है, लेकिन फिर भी हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है दिन प्रतिदिन और मजबूत होती रही है और आज भारत दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है, लोकतंत्र का संदेश दे रहा है और हम लगातार लोकतांत्रिक देश होने के नाते मजबूत भी हो रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं। कल तक तो हम गरीब राष्ट्र की श्रेणी में थे, आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज का भारत नया भारत है और आज का युवा जो है सबसे स्मार्ट युवा है। ये बदलाव हुआ हमारे इस लोकतांत्रिक देश से। आज हमारा नेतृत्व एक सशक्त नेतृत्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। इसलिए नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जो नेहरू युवा केंद्र का जिस उद्देश्य से गठन हुआ कि जो हमारा ग्रामीण भारत है, हमारी बड़ी आबादी 80% आबादी जो गांव में रहती है और वहां जो युवा है कैसे उसका मार्गदर्शन हो, उसका सशक्तिकरण हो ताकि उसके प्रतिभा में विकास हो
और उसके अंदर जो कौशल विकास है, कौशल है, उसके अंदर जो हुनर है, उसे बाहर निकाल के राष्ट्र निर्माण में हम कैसे लगाएं। और इस उद्देश्य में भी लगातार नेहरू युवा केंद्र आगे बढ़ रहा है। आज हमारे युवा सिर्फ देश के अंदर ही रचनात्मक काम नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर में ये पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो गया है। हर युवा के हाथ में आज मोबाइल है। पूरी दुनिया में जो घटनाएं हो रही है, जो विकास हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो तमाम चीज हम एक मोबाइल में मुट्ठी में बंद किए हुए। इसलिए आज जब हम आप वोट गिराने जाते हैं, हम जब सरकार बनाते हैं, तो हमारा वोट एक एक वोट राष्ट्र निर्माण के लिए होता है। कई विसंगतियां आज भी है। हम जब अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं तो उसमें कहीं न कहीं जात, धर्म, पंथ, अपना पराया, इन सब चीजों को देखकर हम प्रतिनिधि चुनते हैं और उसका खामियाजा हम पहले हमारा समाज और फिर राष्ट्र भुगतता है। हमारे बीच शिक्षा का इतना प्रसार हो रहा है, हम कई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, नए नए डिग्री ले रहे हैं, लेकिन जहां चयन करने की बात आती है, जहां हम मतदान करने की बात आती है, तब हम किसी भेदभाव से अपने आप को नहीं रोक पाते। हम संकल्प किए हैं आज भी, और लगातार हम संकल्पित होते हैं कि हम मतदान के माध्यम से अपने समाज के मित्र भी एक कुशल नेतृत्व खड़ा करें। और ये हमारी जो व्यवस्था है, नीचे से ऊपर तक, इस पूरी व्यवस्था में जब तक समूह में हम अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे, तब तक हमारे राष्ट्र में एक कुशल नेतृत्व नहीं मिलेगा। और इसमें सुधार हुई, जात, धर्म, ये सब मिटा। आज जो हमारा नेतृत्व है वो पारदर्शी नेतृत्व है, और उसी का परिणाम है जो गरीब सरकार की योजना से वंचित रह जाता था, अंतिम व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंच पाता था, उसके साथ हकमारी होती थी, उसके हिस्से दूसरे ले लिया करते थे, उसमें आज पारदर्शिता आई डिजिटल माध्यम के द्वारा। आज तमाम तरह के हम सब ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि कैसे जो भारत सरकार की है या राज्य सरकार की योजना कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक जा रहा है। हम उन योजनाओं की चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन एक एक योजना है उस गरीब के भाग्य निर्माण में, उसके विकास में बड़ी आम भूमिका होती है। लेकिन हमारे ही बीच के लोग जो उस बीच में कई बनने का काम किए हैं, वो कहीं न कहीं उसको तोड़ने का काम करते हैं, और उसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे दिशा में ले जाने का काम करते हैं। इसलिए नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जो मतदाता जागरूकता अभियान किया जा रहा है, और आज जो विषय रखा गया है कि नया भारत नई पहल, महिला सशक्तिकरण, एक आदि आबादी जो अपने हक हुकूक के लिए लगातार संघर्षरत है, और सरकार की तरफ से भी उतनी पहल नहीं होती थी। लेकिन आज का जो हमारा नेतृत्व है वो कई प्रयास किए हैं कि महिला सशक्तिकरण के देश की ओर भी हमारा राष्ट्र आज आगे बढ़ा है। हाल के दिनों में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से कैसे हमारा प्रतिनिधित्व संसद में बढ़े, हमारी बीच की महिलाएं जाए और इस देश के योजनाओं में, देश के निर्णयों में अपनी आम भागीदारी हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने ये पहल की है, और इसका इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको स्वागत करना चाहिए। ये बड़ा पहल है, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और आने वाले दिनों में जो आदि आबादी हमारी थी वो मान सम्मान के साथ इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे। कई योजनाएं चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि कैसे एक एक बच्चा को, और इतना ही नहीं, एक बात की और मैं चर्चा करना चाहता हूं, 3 तलाक। दुनिया के 17 मुस्लिम देशों में 3 तलाक नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, और कई मुस्लिम राष्ट्र हैं जहां 3 तलाक नहीं है। लेकिन हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और आजादी के बाद भी इस 3 तलाक को किसी ने खत्म करने की, इसमें सुधार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 तलाक खत्म हो गया है, और जो मुस्लिम आदि महिलाएं हैं उसके मान सम्मान का आज ख्याल रखा गया है। ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, दुनिया के लिए नजीर है, मुस्लिम देशों के लिए नजीर है, और ये सारे प्रयास आज हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज भारत चौतरफा विकास कर रहा है और दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये हम सबको चिंतन करने की जरूरत है।
चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या सीरिया विवाद हो, चाहे दुनिया भर में जहां भी अशांति है, पूरी दुनिया की निगाह आज भारत की तरफ है, क्योंकि हमारा जो मूल मंत्र है वो शांति का है, वसुधैव कुटुंबकम का है। और ये संदेश आज हम मजबूती से दुनिया में दे रहे हैं। दुनिया के जिस हिस्से में भी, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, यूरोप हो, जहां भी हमारा नेतृत्व जाता है, हमारा तिरंगा शान से आज लहर रहा है। इसलिए आज का जो भारत है, ये सशक्त भारत है, मजबूत भारत है और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत है। इसलिए हम तमाम मधेपुरा के युवाओं की भी एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि मधेपुरा के विकास के लिए भी, अपने गांव के विकास के लिए भी हम लोगों को, युवाओं को गांव में जागरूक करें, नशाबंदी में पहल करें। हमारा एक बड़ा युवा वर्ग आज नशा में लिप्त है। इसलिए हम सबसे आज इस माध्यम से जो तमाम लोग आज आए हैं और यहाँ युवा बैठे हैं, ये बड़ी जिम्मेवारी है इस राष्ट्र को और ले जाएंगे। और हमारा नेतृत्व ने लक्ष्य रखा है 2047 का, जब हम अपने आजादी का 100वां जयंती मनाएंगे, उस समय हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। उसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है, उस दिशा में हमारा देश चल पड़ा है। हम युवाओं को इसी तरह से जागरूक करके समाज को, इस देश को एक सूत्र करके 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांध के आगे ले जाने की जरूरत है। तभी हमारा भारत जो पहले गौरवशाली हमारा इतिहास था, उस दिशा, उस लक्ष्य को हम हासिल कर पाएंगे। आप सभी लोग आए हैं, युवा सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए, अपने मेहमान को अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भाई साहब। अब मैं जो आज का विषय है नया भारत नहीं पहल, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा के लिए मैं डॉक्टर सुधांशु शेखर जी से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर आज हम सबों के बीच अपना उद्बोधन रखेंगे। इसके बाद नारी सशक्तिकरण पर खुशबू शुक्ला जी बोलेंगी और आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए लंच की भी व्यवस्था है, तो आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे अभिभावक, इस महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर, आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मातृशक्ति जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती मंजू देवी जी, और आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित उद्घाटनकर्ता हमारे भूपेन्द्र मंडल विश्वविद्यालय लालनगर मधेपुरा के माननीय कुलपति प्रोफेसर PS झा सर, और सभी बड़ों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और जो भी हमसे उम्र में छोटे हैं, मैं उन सबों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से नेहरू युवा केंद्र के हुस्न जहां मैडम और रंजन जी, सौरभ जी एवं राहुल जी, राजू सनातन जी, जो भी नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं और लगातार इसकी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन सबों को हार्दिक बधाई देता हूं आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और साधुवाद भी देता हूं कि आपने हमारे महाविद्यालय का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया है। और नया भारत और नई पहल, इस विषय पर आप लोग काफी कुछ जानते होंगे, और खास करके जब से भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, तब से इस विषय पर काफी चर्चा हो रही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए एक सपना दिया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, और यह जो सपना है, वास्तव में इसे पूरा करने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी की तो बहुत कम है, उनसे अधिक जिम्मेवारी आप युवाओं की है। क्योंकि जो व्यवस्था है, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति की औसत उम्र जो है भारत में लगभग 70 साल से ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग 2047 नहीं देखेंगे, लेकिन आप युवा जो हैं, जो कि इस सभागार में बैठे हुए हैं, वो लोग निश्चित रूप से 2047 में रहेंगे।
तो यह 2047 का सपना आप लोगों का ही सपना है। इसलिए आप लोगों की सबसे अधिक जिम्मेवारी है कि आप लोग कैसा भारत देखना चाहते हैं, और किसी का जो भविष्य बनता है वह वर्तमान की नींव पर ही खड़ा होता है। भविष्य कोई हवा में उड़ के नहीं आता है। हम वर्तमान में जैसा कर्म करते हैं उसी आधार पर हमारे भविष्य का निर्माण होता है। तो आज 2024 में 2025 में आप जो करेंगे उसी के आधार पर आपका 2047 का निर्माण होगा, और उस 2047 में अगर कुछ अच्छा होगा तो उसका फल आपको ही भोगना है, और अगर कुछ खराब होगा तो उसका फल भी आपको ही भोगना है। इसलिए हम लोगों की तो जिम्मेवारी है ही, लेकिन हम लोगों से अधिक जो लोग आज 18 से लेकर के 25 वर्ष 30 वर्ष के हैं, उन लोगों की ज्यादा जिम्मेवारी है। वे भारत को कैसा भारत देखना चाहते हैं, वे कैसा भारत बनाना चाहते हैं। और जैसा कि हमारे माननीय कुलपति महोदय ने कहा, और बराबर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा आज का भारत जो है युवा भारत है, यंग इंडिया है। तो यंग इंडिया भारत को कहाँ ले जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि हमारे नेतृत्व ने जो एक सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने में हम सभी अपनी भागीदारी निभाएं। जब सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उनका जो मूल मंत्र है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसमें सबसे जरूरी है लास्ट वाला, सबका प्रयास। जब तक सबका प्रयास नहीं होगा तब तक सबका विकास नहीं हो सकता है। और हम जहां हैं, हम जितना कर सकते हैं उतना हम अवश्य करें। हम पूरे भारत को आप कहेंगे कि नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अगर अपने आप को बदलते हैं तो अगर भारत की आबादी आज 1 अरब 40 करोड़ है, तो अगर आप एक व्यक्ति बदलते हैं तो 1 अरब 40 करोड़ का एक हिस्सा बदल जाता है। इसलिए आप जितना कुछ कर सकते हैं उतना आप अवश्य करें। और अगर एक व्यक्ति भी, भारत का एक व्यक्ति अगर बदलता है तो पूरा भारत बदलता है। अगर भारत का एक व्यक्ति सक्षम बनता है तो पूरा भारत सक्षम बनता है। क्योंकि राष्ट्र कोई एक भौगोलिक सीमा नहीं होता है, राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई होती है, और उसका सबसे मुख्य अवयव जो होता है उसके लोग होते हैं, उसका जन्म उस व्यक्ति होता है। राष्ट्र का एक एक व्यक्ति मजबूत होगा तभी राष्ट्र मजबूत होगा। और मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूँ, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नए भारत में कई नए पहल किए हैं। और यह पहल न केवल आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, न केवल आर्थिक विकास के लिए, बल्कि सामाजिक उन्नयन के लिए, सांस्कृतिक उन्नयन के लिए, शैक्षणिक उन्नयन के लिए, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए है। और आप देखिएगा कि सब लोग, आप लोग जानते हैं और नेट पर आप लोग पढ़ते होंगे, आर्थिक विकास के लिए, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए कई तरह के पहल किए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए कई तरह के पहल किए गए हैं। जैसा कि मेरे बड़े भाई स्वदेश कुछ बातों की ओर आपको इशारा कर रहे थे, वो सारे परिवर्तन, वो सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या गया है। क्योंकि जब सामाजिक रूप से हम सशक्त नहीं होंगे तो फिर आर्थिक सशक्तिकरण का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता है। हम ओवरऑल जब हम सभी रूपों में सशक्त होते हैं तभी हम वास्तव में सशक्त एवं सक्षम माने जाते हैं। आप जैसे कि कोई व्यक्ति भी है, मान लीजिए उसका बायां हाथ कमजोर हो जाए, दायां हाथ बहुत मजबूत हो जाए, तो उसको हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहेंगे, उसको हम दिव्यांग कहेंगे। तो हमारा भारत भी तभी विकसित होगा जबकि भारत का हर एक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, सबों का विकास होगा, तभी भारत का विकास होगा। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों के लिए विकास के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और विकसित भारत में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। लेकिन उन योजनाओं का लाभ तभी पहुंच सकता है जब आप लोग जागरूक होंगे, क्योंकि सरकारी योजनाएं बहुत सारी बनती हैं और बड़े बड़े अधिकारियों के फाइलों में दबकर रह जाती हैं।
तो उनको जमीन पर लाना, उस सपने को साकार करना, वो आपकी जिम्मेवारी है। हमारे सरकार हमारी है, हमने उसे वोट देकर के चुना है, तो उसकी जो योजनाएं हैं उसका सीधा लाभ लाभार्थियों तक मिले, भारत के आम व्यक्ति तक मिले। और आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, और विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि भारत का एक एक व्यक्ति और इवन का एक एक कुत्ता भी भूखा है। तो इस तरह की उनकी सोच थी, एक एक व्यक्ति तक रोटी, एक एक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाना। तो ये हमारी सरकार बखूबी कर रही है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा भारत एक गौरवशाली राष्ट्र है। हमारी हजारों वर्षों की लंबी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक परंपराएं रही है। हमें अपनी परंपराओं को भी समझना है और भारत को अपने मूल्यों पर, अपनी परंपराओं के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर विकसित करना है। भारत को भारत बनाना है और भारतीयता के मूल्यों के आधार पर हमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सभी क्षेत्रों में विकास करना है। और हम सभी अक्सर बोलते हैं कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू हैं, हम पहले भारतीय हैं, बाद में ब्राह्मण हैं। लेकिन आज यह कहने की जरूरत है, हम पहले भारतीय हैं और बाद में भी भारतीय हैं। यह भाव हमारे अंदर विकसित करना होगा कि हम पहले भी भारतीय हैं और उसके बाद भारतीय हैं, फिर भारतीय हैं, अंत तक, जब तक जहां तक मेरा आइडेंटिफिकेशन होगा, जहां तक मेरी आइडेंटिटी जाएगी, हम भारतीय ही हैं। यह भाव जब हमारे अंदर आएगा तो निश्चित रूप से भारत एक विकसित भारत बनेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के सभी नीति निर्माताओं ने जो सपना देखा है, और ये सपना कोई आज का सपना नहीं है, ये 2024 का सपना नहीं है, बल्कि यह सपना हमारी स्वतंत्रता का जो आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ एक सपना है। हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, सबों ने यही सपना देखा था कि भारत को विश्व के मानचित्र पर एक विकसित राष्ट्र के रूप में लाना, भारत को विश्व गुरु बनाना। और उनसे भी पहले, स्वतंत्रता सेनानियों से भी पहले, हमारे वेदों से, उपनिषदों से लेकर के तमाम हमारे ऋषियों ने जो सपना देखा है, उसी सपने को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज नए शब्दों में, नई पहल से कह रहे हैं। इसलिए कोई नया सपना नहीं है, बल्कि वो पुराना सपना है जो हजारों साल से हमारे ऋषि मुनि, हमारे महात्मा, हमारे संत, हमारे महापुरुष देखते आए हैं। वही सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से आज फिर से हम लोगों के सामने आया है। तो हमारी यह जिम्मेवारी है, हम जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र सभी से ऊपर उठ करके राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, देश को सर्वोपरि मानते हुए इस देश के लिए हम कुछ करें। देश हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हमारी भी जिम्मेवारी है हम देश के लिए कुछ करें। अपने लिए तो हम बहुत किए हैं, अब 25 वर्ष अभी से लेकर 2047 तक हम देश के लिए जीने का संकल्प है। आप देखेंगे कि हमारा यह सपना निश्चित रूप से साकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबों से अनुरोध करता हूं, एक बार जोर से आप लोग भारत माता की जय के नारे लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भाई साहब। आपने विस्तृत रूप से आज के कार्यक्रम के टॉपिक पर अपना वक्तव्य रखा और मैं अगले टॉपिक जो है नारी सशक्तिकरण, इस टॉपिक पर अपना उद्बोधन रखने डॉक्टर खुशबू शुक्ला जी से आग्रह करते हैं कि आप आए और आज के कार्यक्रम में नारी सशक्तिकरण पर अपना विचार व्यक्त करें। आप लोगों से आग्रह होगा कि जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। नेहरू युवा केंद्र मधेपुरा के सौजन्य से आयोजित जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में मंच पर मंचासीन टीपी कॉलेज के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी, मधेपुरा जिला परिषद अध्यक्षा मंजू देवी जी, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष ललन प्रसाद अद्री सर, सुधांशु सर, नेहरू युवा केंद्र की समन्वयक हुस्न आरा रंजन जी,
आप और इस कार्यक्रम में उपस्थित जो भी अतिथिगण हैं, श्रोतागण हैं, छात्र छात्राओं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले। आज का जो ये विषय मुझे दिया गया है नारी सशक्तिकरण का, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये मंतव्य है कि इस विषय पर बोलने से ज़्यादा हमें करने की आवश्यकता है। बहुत बड़े बड़े व्याख्यान देकर, बड़े बड़े कार्यक्रमों में भाषण देकर, न्यूज़ चैनल पर डिबेट करके, बहस करके जो है हम इस विषय को उतना प्रभावी नहीं बना सकते हैं जितना कि वास्तविक धरातल पर कार्य करके किया जा सकता है। ये मेरा अपना मानना है। नारी सशक्तिकरण, दो शब्द हैं, नारी और सशक्तिकरण। सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, महिलाओं को, हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनको हम कैसे मजबूत बनाएं। तो इसके दो पहलू हैं। सर्वप्रथम तो शिक्षा और दूसरा आर्थिक स्तर पर हम उनको आत्मनिर्भर बनाकर सशक्त बना सकते हैं। प्रमुख दो पहलू ये मैं कहूँगी। तो शिक्षा जो है, ये सत्य है कि शिक्षा के बिना कभी भी महिला को हम सशक्त नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो शहरी इलाके हैं, जो अर्बन क्षेत्र है, वहाँ पर तो महिलाएं फिर भी प्रायः अपने अधिकारों को लेकर, अपने जो उनके क्या कार्य है उसको लेकर जागरूक और सचेत रहती हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो है हमें उन महिलाओं में जो जागरूकता है वो कम देखने को मिलती है। उसका एक कारण शिक्षा भी हो सकता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि शिक्षा, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, ग्रामीण इलाकों में भी हम शिक्षित हो रहे हैं। फिर भी शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति में अंतर क्यों, हमें यह भेद क्यों देखने को मिलता है? डिग्री तो हमारे यहाँ भी मिल ही रही है, महिलाएं शिक्षित हो रही है, BA, MA, PhD सब कर रही है, फिर क्यों नहीं वो इतनी सचेत रहती? इस विषय पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, या हम प्रत्यक्ष जो रोजमर्रा के अपने जीवन में जो उदाहरण देख रहे हैं उसको यहाँ पर बताना चाहूँगी। हम यहाँ महाविद्यालय आते हैं, कॉलेज आते हैं, यहाँ पर लड़कियाँ, महिलाएं एडमिशन लेती हैं, लेकिन एडमिशन से लेकर परीक्षा होने के पूर्व तक जो भी प्रक्रिया होती है उसमें उन महिलाओं का, उन लड़कियों का योगदान नहीं रहता। अपितु उनके साथ जो आते हैं, उनके पिता हैं, भाई हैं, पति हैं, वो सारे कार्य करते हैं। कई बार वो हमसे आते हैं, मिलते भी हैं कि मैडम ये हमें बता दीजिए, हम कर लेंगे, हम उनको समझा देंगे। तो जब आप ही उनको बौद्धिक रूप से अपंग बना रहे हैं तो वो कैसे सशक्त बनेंगे? ठीक है, आप जो है उन्हें कहीं न कहीं मानसिक रूप से अभी भी अपंग बनाना चाहते हैं। सिर्फ डिग्री लेकर काम नहीं चलेगा। ये आपके जो उन महिलाओं के परिवार को, खास करके जो पुरुष वर्ग है, उनको समझना पड़ेगा कि हमें साक्षर करने में और शिक्षित करने में इन दोनों का भेद समझना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ लेना, लिख लेना, ये तो साक्षरता होगी ना, शिक्षित हुई क्या? उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें हमारा परीक्षा का फॉर्म कैसे भरेंगे, ये मैं बहुत अपने रोज के उदाहरण से मैं समझा रही हूँ। मैं बहुत बड़े विषय को, देश दुनिया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय को लेकर नहीं चल रही हूँ। ये हम जो रोज देखते हैं ऐसे बहुत से उदाहरण, वो उन्हें पता भी नहीं मेरा रोल नंबर क्या है। कहाँ से सशक्त होंगी महिलाएं, कैसे सशक्त होंगी? इसलिए हमारे समाज की, हमारे परिवार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उनके साथ जो भी आते हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि जब हम उनको पढ़ा रहे हैं तो हम उनको इस स्तर तक ले जाएं कि वो अपने सारे कार्य स्वयं से कर सकें। एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाती है, ऐसे डिग्री का क्या फायदा है, ये बताइए। आप स्वयं सोचिए, जब सारे कार्य आपके जो संबंधी जन है वो कर देंगे तो आप जीवन में आगे कैसे करेंगे? उस डिग्री का क्या महत्व होगा? आपको खुद से सोचना पड़ेगा। देखिए, कॉलेज जब भी हम आते हैं, जो भी लड़कियां, जो भी महिलाएं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि हम केवल पढ़ाई तो हमारा एक मूल उद्देश्य है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ सीखते हैं जो हमारे जीवन में आगे सहायक होता है। हमारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है? हम जब बाहर निकलेंगे नहीं, हम अपनी घर की दहलीज ही नहीं डाकेंगे तो आपके अंदर कैसे आत्मविश्वास आएगा? आप कैसे सशक्त बनेगी? किस नारी सशक्तिकरण की बात, ये बताइए। तो इसलिए जो परिवार है, जो समाज है, उसे ये सोचना पड़ेगा कि हम जो है अपने घर की महिलाओं को बौद्धिक रूप से अपंग न बनाएं। ठीक है, उन्हें अवसर दें, वो बाहर जाएं, वो स्वयं से अपना कार्य करें। कई बार हम उनसे बोलते भी
कि अरे मैडम आप हमको बता दीजिए। तो ये सारे हमारे परिवार जो भी परिवार के जन हैं, हम उनके भले के लिए ही कह रहे हैं, उन महिलाओं के लिए ही कह रहे हैं। उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है अगर वो डिग्री आपके व्यक्तित्व में नहीं झलकती है तो। ठीक है, आपने मास्टर्स कर लिया, मास्टर का क्या मतलब होता है? आप किसी एक विषय के मास्टर हो, लेकिन आप एक एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप आत्मचिंतन का विषय है। लड़कियों को, खास तौर से महिलाओं को, यहाँ पर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में जिन महिलाओं को ये इच्छा है कि वो आगे बढ़े, तो उसमें पुरुषों की भी उतनी ही भूमिका है। उनके जो परिवार के लोग हैं, संबंधी जन है, वो इस भूमिका को समझे। क्योंकि देखिए, महिलाएं अकेले सशक्त नहीं हो सकती जब तक कि पुरुष वर्ग का साथ न हो। आधी आबादी है महिला की, आधी आबादी है जो है महिलाओं की। और आप ये सोचिए, जो भी देश, जो भी राष्ट्र सशक्त हुए हैं, ठीक है, वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति है? जो विकसित राष्ट्र हुए हैं, वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति है? और अपने यहाँ से आप तुलना कर लीजिए, आपको स्पष्ट अंतर समझ में आ जाएगा कि हम क्यों अभी तक विकसित नहीं हो पाएंगे। जब आपकी आधी आबादी जो है, आधी आबादी में हम कहते हैं 50% में 20% चलिए अच्छा है, सशक्त है, लेकिन 30% अगर अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक नहीं है, सचेत नहीं है, तो कोई राष्ट्र कैसे विकसित होगा? 30% को तो आपने बिल्कुल बंद करके रखा है। तो इसलिए जो है हमारे परिवार को, समाज को इस अपनी भूमिका को सोचना पड़ेगा कि हमारी भी उतनी ही भूमिका है जो है महिलाओं को सशक्त बनाने में। आपने कभी ये सोचा है? दूरदर्शी होकर सोचिए, कल को कोई परिवार है, यदि उस परिवार में दुर्घटनावशात कोई पुरुष नहीं रहे, तो उस परिवार की महिलाएं कैसे अपना भरण पोषण करेंगी? कैसे करेंगी? वो उनके ऊपर कितनी बड़ी कठिनाई आ जाएगी, क्योंकि वो तो कभी बाहर निकली ही नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो शिक्षा होती है केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होती, वो आपके हुनर को, आपके आत्मविश्वास को, आपके स्किल को भी बढ़ाने के लिए होती है। आप कम से कम बाहर निकल कर कहीं पर अपनी बात रख सकें, आप अपने कार्य कर सकें। अगर आप वास्तविक रूप से शिक्षित होंगी तो सशक्त होंगी, और सशक्त होंगी तो आप अपने कार्य खुद से कर सकती हैं। कई बार हम देखते हैं बहुत से तलाक के ऐसे मैटर आ जाते हैं, वो महिला जिसको जो परित्यक्ता है, उसकी अपनी संतति है, बच्चे हैं, उसका भरण पोषण कैसे होगा? क्या हमने कभी ये सोचा है? जो हमारे सगे संबंधी जन है, वो इस विषय पर विचार करें कि हम अपने घर के पहले घर से शुरू करिए सशक्त बनाना, उसके बाद समाज भी सशक्त होगा, राष्ट्र भी सशक्त होगा, ठीक है, सब सशक्त होगा। तो पहले अपने घर से छोटे छोटे विषयों को देखना शुरू करें। और हम तो ऐसी धरती से आते हैं, हम तो, हमारे जो पूर्वज हैं, हम तो ऐसी धरती की संतति है जहाँ पर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए, अपनी जागरूकता के लिए कोई विशेष जो है उन्हें सारे अधिकार प्राप्त हुए। वैदिक काल से अगर देख ले तो हमारे वेदों में गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, इन सब ऋषिकाओं के नाम सुनने को मिलते हैं। ये सब ऋषिकाएं थी, न केवल अध्ययन अध्यापन करती थी, ऐसी भरी सभा में पंडितों के बीच शास्त्रार्थ करती थी। तो शास्त्रार्थ करती थी, उनका आत्मविश्वास देखिए, समाज में उस चीज की स्वीकृति भी थी। बृहदारण्यक उपनिषद का एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताती हूँ। यही मिथिला की धरती का उदाहरण है। मिथिला के राजा जनक, जो कि राजा होने के साथ साथ आध्यात्म और जो है पठन पाठन और ब्रह्म विद्या में भी उनका बहुत रुचि थी। उन्होंने एक शास्त्रार्थ सभा का आयोजन कराया। बहुत बड़े बड़े पंडित आए उस सभा में। उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि आए। याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ उस भरी पंडितों की सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए गार्गी गई। बृहदारण्यक उपनिषद का संदर्भ है। आप बृहदारण्यक उपनिषद कभी खोल कर देखिए, आपको पता नहीं आप किस धरती से, आप मिथिला का क्षेत्र कैसा जो है दार्शनिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कितना समृद्ध रहा है। आप कैसे भूल गए? हम आज, हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है? महिलाओं की स्थिति आप स्वयं देखिए। वो गार्गी उस वक्त शास्त्रार्थ करती थी। न केवल अध्ययन अध्यापन में, बड़ी बड़ी संस्थाओं को खड़ा करने में, व्यापार में, युद्ध में स्त्रियों की सहभागिता रहती थी। विश्वला नाम की एक रानी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वो युद्ध करने के लिए गई। उस वक्त आप सोचिए वो संस्कृति कैसी थी कि युद्ध कला में भी वो निपुण थी और युद्ध करने के लिए गई। तो हमारी महिलाएं इतनी सशक्त हुआ करती थी। हम ऐसे
सशक्तिकरण के साथ है। हमें ये भेद दृष्टि मिटानी होगी महिला और पुरुष के मध्य। जब ये भेदभाव की दृष्टि, अरे हम किस सशक्तिकरण की बात करें, आज तो महिलाओं को जन्म लेने के लिए भी अपना अधिकार मानना पड़ता है। बहुत कुछ समय पहले देखिए कन्या भ्रूण हत्या आज भी बहुत से क्षेत्रों में, भारतीय क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या आज भी हो रही है। तो पहले तो जन्म लेने का अधिकार, उसके लिए कानून बना, सरकार ने उसको जो है कानूनी ढंग से उसको एक अपराध घोषित किया। लेकिन हमें आश्चर्य और चिंता की बात है कि हमारा समाज इस चीज को अपराध नहीं मानता है। जो भेदभाव है परिवार में, समाज में, हमारा समाज इसको बिल्कुल भी ये इस तरीके से नहीं देखता है कि ये गलत है, बल्कि यदि इसका अगर हम इसके लिए लड़ाई लड़ें, इसका विरोध करें, तो उसे आश्चर्यजनक दृष्टि से देखा जाता है कि अरे जो है ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए देखिए महिलाओं को सशक्त करने में मैं बार बार बोलती हूँ, पुरुषों की भी उतनी ही भूमिका है। कोई भी महिला आगे बढ़ती है तो उसके घर के जो पिता होते हैं, पति होते हैं, भाई होते हैं, वो उसको आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। और अगर कोई महिला नहीं बढ़ती है तो उसमें भी उनका सहयोग है। तो हमारे समाज को अपनी भूमिका समझनी पड़ेगी। आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रही हैं? अभी चाहे राजनीति का क्षेत्र ले लीजिए, खेल का क्षेत्र ले लीजिए, व्यापार का क्षेत्र, एक से बिजनेस वूमन है, CEO है जो महिलाएं हैं। आप अभी चंद्रयान, पिछले साल अगस्त में चंद्रमा पर लैंड हुआ था। चंद्रयान की जो टीम थी, जो वहां भेजने वाली जो टीम थी, उसमें 100 से अधिक महिलाएं वैज्ञानिक थी। तो किसी दृष्टि से भी हमें ये भेद की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर हम जब भी समानता बोलते हैं तो कई बार लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि शारीरिक शक्ति तो दोनों में जो है, पुरुषों की शारीरिक शक्ति जो है एक विशिष्ट तरह की होती है, महिलाओं की शारीरिक शक्ति कम होती है, इसलिए समान कैसे हो सकते हैं। तो इस विषय को आप लोगों को ध्यान देना होगा कि हम शारीरिक शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके बौद्धिक क्षमता, योग्यता और सक्षमता की बात करते हैं। कि आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर यदि महिलाओं को कोई पद दिया जाए, कोई दायित्व दिया जाए, तो वो उसका जो है निर्वहन नहीं कर सकती। जिस प्रकार पुरुष वर्ग करता है उसी प्रकार महिलाएं भी कर सकती हैं। तो महिलाएं सशक्त हैं, बस हमें ये जो है दृष्टि उनकी तरफ जो है इस तरीके से देखना पड़ेगा कि वो कमजोर नहीं है और हमें वो भेद दृष्टि हटानी पड़ेगी। और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारा परिवार, हमारा समाज जो है उनको उचित सम्मान, उचित श्रमदेह और जो उनके मौलिक अधिकार हैं उनको देने में सहयोग करेगा। मिल तो रहे हैं संवैधानिक दृष्टि से, लेकिन हम सभी को ये स्वीकार करना पड़ेगा। और तो इसलिए जो है महिलाओं को जो नारी सशक्तिकरण है, ठीक है, इस विषय पर मुझे लगता है जो है अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए और उस दृष्टि से देखना चाहिए कि मूल कहाँ है इसका, ठीक है, जड़ कहाँ है। अपने घर से आप शुरू करेंगे, ठीक है, तो हमारा परिवार भी सशक्त होगा, हमारा समाज भी सशक्त होगा और हमारा राष्ट्र भी सशक्त होगा। और निश्चित ही 2047 तक जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। नारियों की स्थिति उसको हम जो है प्राप्त कर पाएंगे और इसके लिए सरकार भी अपने पूरे प्रयास करेगी। जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको जो है अन्य तरीकों से भी जितना हो सकता है प्रोत्साहित कर रही है। तो ये हमारे समाज की भी भूमिका है कि हम जो है उसको क्रियान्वयन में ले आए और इस जो भी दृष्टि है हमारी इसके प्रति उसको थोड़ा बदले। इसी के साथ ही महिला सशक्त हो पाएगी। बहुत 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 धन्यवाद मैडम, आपने महिला सशक्तिकरण के बारे में हम सबों के बीच अपना वक्तव्य रखा। चूँकि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष, इनको हम बाद में सुनेंगे। हम माफ़ी चाहते हैं आंटी से कि थोड़ा 2-4 लोग और बच्चे हैं, उनका उद्बोधन होने के बाद अंत में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बोलेंगी और कुछ समय और आपसे हम लेंगे। और अब हम
युवाओं के बीच हमेशा रहने वाले और युवक जागरूक युवा के तौर पे मधेपुरा में उभर रहे राहुल भैया से आग्रह करते हैं कि आप आवे और संक्षेप में अपनी बात को रखने का करें। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी को। आज के पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद की अध्यक्षा, महिलाओं की सशक्त आवाज और हम सब की चाची आदरणीय मंजू यादव जी, मंच पर उपस्थित टीपी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कैलाश बाबू, मंच पर उपस्थित हम सभी के अभिभावक और बीएड मंडल विश्वविद्यालय में विकास पदाधिकारी ललन बाबू और हम सभी जिनके नेतृत्व को देखे हैं, जैसे बिहार के युवाओं की आवाज़ और बिहार भाजपा के प्रदेश मंत्री बड़े भाई स्वदेश यादव जी, मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षा और नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी मैडम हुस्न जहां जी, इस मंच पर उपस्थित शाहजहां अंसारी जी, हम सभी के बड़े भाई उप कुल सचिव स्थापना आदरणीय सुधांशु शेखर जी, राजू जी, यहाँ उपस्थित सभी नेहरू युवा केंद्र के विभिन्न क्लबों के अध्यक्ष सचिव, एनवाईबी, नेशनल कैडेट कोर के स्वयंसेवक और यहाँ के सभी शिक्षक छात्र, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। साथियों, ये कार्यक्रम मतदाता जागरूकता का भी है और हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को लेकर के एक बड़ी योजना लोगों के बीच में लाई है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। हम सभी लगातार बात करते हैं कि मिशन 2047 जब हम भारत को विकसित भारत के रूप में देख सकेंगे और प्रधानमंत्री जी ने इसी उद्देश्य को लेकर के माय भारत ऐप की स्थापना किया है कि कैसे युवा उस पर अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग भी कराए होंगे और उस पर पूरी जानकारी युवाओं के बारे में है और उस पोर्टल से जुड़ करके आप भारत से जुड़ सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करती है, जैसे गांव स्तर पर क्लब है युवाओं का और उस क्लब के माध्यम से आप खेल की सामग्री भी वहां से ले सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र युवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और आज के डेट में लाखों युवा पूरे देश के अंदर में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से काम करते हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि नेहरू युवा केंद्र में एक क्लब के सदस्य से लेकर के और नेहरू युवा केंद्र के जिला स्तर के जितने भी पद हैं, सभी पदों पर हम लोगों ने काम किया है। इसलिए नेहरू युवा केंद्र से आप सभी जब जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ी को भी विकास की राह दिखाने का काम करते हैं। नेहरू युवा केंद्र का उद्देश्य है भारत सरकार और राज्यों की सरकारें जो काम करती है उनकी जानकारी कैसे गांव स्तर तक लोगों के बीच पहुंचे, कैसे गांव के अंदर में नशा उन्मूलन का काम हो, इन उद्देश्यों को लेकर नेहरू युवा केंद्र काम करती है और आप सभी इससे जुड़े हैं। आप सभी को इसका लाभ मिले यही कल्पना करते हुए और आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें मजबूत आधार बनाने वाले और किसी पार्टी को वोट दीजिए लेकिन स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाइएगा, ये आग्रह करता हूँ। इसलिए कि आने वाले जो अभी आप देखते होंगे सरकारें आती है, जब कमजोर सरकार रहता है सरकारें टूट जाती है। इसलिए जो सरकारें युवाओं के लिए सोचे, जो सरकार महिलाओं के लिए सोचे और जो सरकार समाज के अंतिम वर्ग के विकास के लिए सोचे, ऐसे सरकार को निश्चित रूप से आप वोट करेंगे और नरेंद्र मोदी जी ने जो युवाओं के लिए काम किया है उस बात को भी आप सभी विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने संक्षेप में राजू सनातन जी से आग्रह करते हैं कि अपना वक्तव्य हम सब के बीच रखें संक्षेप में। ललन सर ने अपना समय सभी युवाओं को दे दिया है, इसलिए हम लोग सब
सम्मानित मंच पर उपस्थित जिला परिषद के अध्यक्षा चाची मंजू देवी जी, हम सबों के अभिभावक ललन सर, बड़े भाई भाजपा के प्रदेश मंत्री स्वदेश भैया जी, राहुल भैया और टीपी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब एवं यहाँ उपस्थित आप सभी भाइयों एवं बहनों, आप सबों का मैं इस जिला स्तरीय परोक्ष युवा संसद कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, नेहरू युवा केंद्र का गठन ही समाज के उस अंतिम व्यक्ति, अंतिम युवाओं में भी राष्ट्रवाद का संचार हो, वो युवा हमारे राष्ट्र के हर उस गतिविधि से जुड़कर अपने आप को भारत का नागरिक होने पर गौरवान्वित महसूस करे। इस चीज के लिए नेहरू युवा केंद्र का गठन हुआ और उसी के चले हम सभी युवा स्वयंसेवक और नेहरू युवा केंद्र के जो भी कर्मी हैं लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। साथियों, हम सब यह भारत का जो निर्माण है, यह कोई बड़े बड़े इमारतें या पहाड़, नदियां या कल कारखाने, इससे भारत नहीं है। भारत है, अगर भारत की आबादी 130 करोड़ है तो हम भी गर्व के साथ कहेंगे कि हम 1/130 करोड़ भारत हैं। अगर भारत में व्यक्ति का विकास होगा, यदि व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास होगा तो एक बेहतर परिवार का निर्माण होगा, और अगर बेहतर परिवार का निर्माण होगा तो एक सभ्य और शिक्षित समाज का निर्माण होगा। अगर शिक्षित और सभ्य समाज का निर्माण होगा तो एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होगा, और जब राष्ट्र सुदृढ़ होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकती है। रही होगी कोई सदी अमेरिका की, रही होगी कोई सदी ब्रिटेन की, पर यह सदी हिंदुस्तान की सदी है। इसी सदी में हमारा तिरंगा दुनिया का सिरमौर बनेगा, और आज नई भारत, नई पहल के दिशा में आज भारत बहुत तेज गति से विश्व मंच पे दुनिया का सरपंच है भारत। ऐसा हमारी दुनिया कह रही है कि बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से यह दुनिया करेगी हमको नमन उस पार से। ऐसा सशक्त भारत है, ऐसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर रही है। और ऐसी स्थिति में हम सभी युवाओं को भी चाहिए कि एक वैसे भारत की परिकल्पना करें जो भारत सदियों से भारत चली आ रही। हमारे ऋषि महर्षि पुरखों का जो भारत था कि जिसमें सेवा भाव था, जिसमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का भाव था, उस भारत का निर्माण कैसे हो ये हम सभी युवाओं को भी सोचना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कोरोना का काल चल रहा था, पूरे विश्व में अफरा तफरी का माहौल था, दुनिया रुक सी गई थी, फिर भी हमारे भारत में किसी की भी मौत भूख के कारण नहीं हुई। ऐसा हमें भारत चाहिए कि जो अपने आसपास के लोगों को भी चिंता करे कि कोई भूखे नहीं मरने देंगे। ऐसे भारत का निर्माण हो, इसकी चिंता हम सभी युवाओं को करना चाहिए। इतना ही बोलकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। आज के कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र मधेपुरा के जिला युवा अधिकारी का सम्मान करेंगे आदरणीय जिला परिषद अध्यक्षा मंजू देवी जी। आपसे आग्रह है कि आज के कार्यक्रम में मैडम का अंगवस्त्र देकर स्वागत करें। और मैं चाहूँगा कि आरती यादव जी से आप भी आवे और अपना संक्षेप में हम सबों के बीच अपना उद्बोधन रखने की कृपा करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम के अंत में हम मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्षा मंजू देवी जी से आग्रह करेंगे। आज के इस नेहरू युवा केंद्र
के सौजन्य से आयोजित जिला स्तरीय प्रौढ़ युवा संसद कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विशिष्ट अतिथि सभी को हम चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इस कार्यक्रम के विशिष्टता को प्रदान कर रहे इस सभागार में उपस्थित सभी अभिभावक को भी मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही और इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक हमारे युवा जितने भी हैं उन सभी को हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित होने का काम किया। आप सभी का हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इससे पहले कुछ वक्तव्य के माध्यम से आप सभी बहुत सारी बातों को समझ चुके हैं और हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि सम्मानित जो उपस्थित है उन सभी को हम भी सुनेंगे और आप भी सुनेंगे। अब कुछ बहनें और भाई निकल करके जा रहे थे तो हम कहना चाहेंगे कि देखिए अभी समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वो खास करके ये जो संगठन का नाम है, आप इस संगठन के नाम पर जब विचार करिएगा तो इसके नाम में ही इसका उद्देश्य छुपा हुआ है। जैसा कि इससे पहले कई हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय बता चुके हैं कि संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए नेहरू युवा के पास एक ऐसा ऊर्जा होता है जो किसी भी चीज को बदल सकता है, क्योंकि युवा के पास एक जोश और एक जुनून होता है खुद को कुछ करने का, खुद को कुछ बनने का, खुद को बदलने का, खुद के परिवार को आगे बढ़ाने का। तो युवा ही एक ऐसा क्षेत्र है जो दुनिया के किसी भी चीज में अपना योगदान को दे सकते हैं। इसलिए हम सभी युवा से आग्रह करेंगे कि आप समाज में कोई भी गलत काम हो उस गलत काम को रोक करके समाज हित में क्या अच्छा होगा उस और काम करना है। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके नेतृत्व में जो काम देश में रुका हुआ था, जिस काम को होने की संभावना नहीं था, लेकिन उस काम को इन्होंने करके दिखाने का काम किया। तो हम सभी से विनती भी करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव, इस चुनाव में हम लोग मजबूत सरकार बनाएंगे ताकि हमारे देश का जो सपना है 2043 तक में एक मजबूत भारत, एक विकसित भारत बनने का, उस सपना को हम लोग देख सके, उस सपना को साकार कर सके। और कुछ बहनें हम यहाँ पर हैं, उन बहनें के लिए भी कहना चाहेंगे कि आज कुछ बहनें कुछ गलत प्रवृत्ति के कारण जो है खुद के आगे नहीं कर पाते हैं, गलत चीज का नकल कर लेते हैं। तो महिला सशक्त होने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अगर महिला सशक्त हो जाते हैं, एक महिला कई घर को सशक्त कर सकते हैं, कई परिवार को सशक्त कर सकते हैं। इसीलिए महिला को हमेशा मजबूत होना चाहिए। और महिला को सशक्त होने का सबसे बड़ा कमी, महिला घर से बाहर निकलना नहीं चाहता। और शुरुआत के समय में हम लोग जो अध्ययन करते हैं, महिलाएं सबको देखते थे कि जो निर्णय महिला को लेना था वह निर्णय महिला नहीं लेकर उस घर के पुरुष लेते थे। लेकिन आज का जो समय है इसमें महिला पुरुष के जो है कंधे से कंधे मिला करके बहुत सारे क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें पुरुष से भी ज्यादा योगदान महिला का। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारा ये कार्यक्रम अंतिम चरण में है। हम लोग माननीय मुख्य अतिथि महोदया को सुनेंगे, लेकिन उसके पहले जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में सबसे अधिक योगदान दिया है और कल रात में करीब 9:30-10 बजे तक पूरा बैनर लगाना, पूरा इस हॉल को सजाना, इस सारे काम को, और कैसे सभी अतिथि आएंगे, सारी जिम्मेवारियों को जिन्होंने संभाला है, हमारे विवेकानंद मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा के माननीय सीनेट सदस्य और नेहरू युवा केंद्र के चयन समिति के भी सम्मानित सदस्य हैं डॉक्टर रंजन यादव जी,
मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया आप सामने आने का कष्ट करें। और मैं आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू मैडम और प्रधानाचार्य महोदय एवं नेहरू युवा केंद्र की हुस्न जहां मैडम से अनुरोध करेंगे, आप लोग संयुक्त रूप से रंजन जी का अंग वस्त्रम से स्वागत करेंगे। मंजू मैडम से अनुरोध है, प्रधानाचार्य महोदय, और आप सभी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से युवा है और भी आगे बढ़ेंगे, ऐसी हम सब की आकांक्षा है। आप सबों से अनुरोध है, तालियों से एक बार स्वागत भी करेंगे। और रंजन जी के साथ उनकी टीम ने जो काम किया है उसमें हमारे एक साथी नीतीश जी, उनके भी स्वागत के लिए मैं मैडम को 2 मिनट के लिए फिर से कष्ट देना चाहूँगा। आपके आशीर्वाद से ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो यह स्वागत नहीं है बल्कि आपके तरफ से आशीर्वाद का एक पुष्प है मैडम। तो मैं नीतीश जी के स्वागत के लिए जिला परिषद अध्यक्षा महोदया एवं जहां मैडम से अनुरोध करता हूँ। और इस कार्यक्रम के आयोजन में सौरभ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रात में ये भी पूरे मंच को सजाने में, पूरे कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए थे। मैं जिला परिषद अध्यक्षा महोदया से अनुरोध करूंगा सौरभ जी को भी आशीर्वाद देने का कष्ट करेगी जिला परिषद अध्यक्षा महोदया। और अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए रंजन जी को आमंत्रित करता हूँ। अब मैं कार्यक्रम के अंत में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्षा आदरणीय मंजू देवी जी, जो हम सबों की चाची भी हैं, इनसे आग्रह करते हैं कि आज के कार्यक्रम में अपना वक्तव्य हम सबों के बीच रखेंगे। और इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन होगा और आप लोगों के लिए लंच की व्यवस्था है, आप सभी लंच का पैकेट लेके जाएंगे। कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव में है, तो हम सभी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, टीपी कॉलेज के प्राचार्य कैलाश जी, प्रोफेसर ललन जी, स्वदेश जी, मंच पर सभी सम्मानित सभी युवाओं, सभी महिलाओं, सभी सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जो यह कार्यक्रम रखा गया, यह बहुत ही सराहनीय योग है। नेहरू युवा केंद्र के संगठन को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण युवाओं को संगठन को मजबूत बनाने के लिए यह कार्यक्रम 1972 में आरंभ किया गया, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के विकास के लिए। यह भी बहुत सराहनीय योग है। सभी युवाओं से मैं आग्रह करती हूँ, ग्रामीण इलाकों में बहुत सी समस्या रहते हैं, उस पर आप लोग ध्यान देते रहें और आवाज उठाते रहें। सभी युवाओं से मैं आग्रह करती हूँ, मतदान के प्रयोगों के लिए आप लोग निष्पक्ष होकर देश के विकास के लिए मतदान का प्रयोग करें। सबको धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम के अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी हुस्न जहां मैम से आग्रह करते हैं कि आज आए हुए इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों सहित सभी उपस्थित लोगों को आप धन्यवाद ज्ञापन करें। हुस्न जहां मैम, कृपया आप लोग शांति बनाए रखेंगे और बारी बारी से सभी लोगों को लंच का पैकेट लेकर दी जाएगी। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि के रूप में पधारी मंजू जिला परिषद अध्यक्ष मंजू जी, प्रिंसिपल साहब, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, राहुल जी,
आप लोगों ने हमें सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसमें सबसे अहम रोल हमारे रंजन जी और नीतीश जी, सौरभ जी, मैं इन सबको पुनः धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मेरे कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से आयोजित कराया, सहयोग दिया। मैं सदैव आप लोगों की आभारी रहूँगी। कोई भी काम अकेले नहीं होता, उसको करने के लिए हमें सहयोग की जरूरत होती है। इन बिखरते हुए फूलों का गुलदस्ता बना लो, ये देश है हम सबका, इसे मिलकर संभालो। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। सभी पर का पुनः धन्यवाद देती हूँ। मंच पर आसीन सभी लोगों को आप लोग नाश्ता लेके जाएंगे, अभी रुके और नाश्ता लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य सर से प्राचार्य सर की अनुमति चाहता हूँ कि कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा के लिए आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। कृपया सभी लोग अपने जगहों पर बैठे रहेंगे, सभी लोगों के लिए नाश्ता